Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, हम हैं आपके साथ अनअकैडमी यूपीएससी पर और आज मेरे साथ एक बहुत खास गेस्ट है दोस्तों। यहाँ पर हिंदी माध्यम की टॉपर ऋचा रत्नम। जी हाँ, ऋचा रत्नम हमारे साथ हैं। रैंक 274, किसी परिचय के मोहताज नहीं, अपनी सफलताओं को वो दिखा चुकी है दुनिया को। और आज हमसे बात करेंगी आखिर क्या समस्याएं आई उनके प्रीवियस अटेम्प्ट में और क्या इस बार अच्छा किया, इसका वो सफल हुई। तो ऋचा, सबसे पहले पूरी टीम की ओर से मैं आशीर्वाद आपका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं आपको और आपकी सफलता के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं। ऋचा, सबसे पहले पहला रिएक्शन बहुत क्या बहुत था सफलता धन्यवाद के सर। बाद? पहला रिएक्शन सफलता के बाद ऋचा। सर, जब मैंने देखा कि उस पीडीएफ में मेरा नाम है तो मैं बहुत खुश हुई और चूंकि मेरी फैमिली यहीं पे है तो हम सब काफी खुश हुए, सब एक दूसरे के गले मिले और इट वाज लाइक कि फाइनली मैं इस पीडीएफ में हूँ। तो वो जो मेहनत है वो काफी कुछ हद तक लगा कि सफल हो गई। ऋचा, बहुत अच्छी बात, मतलब दिल से खुशी होती है। एक तो लड़कियों का सिलेक्शन बहुत अच्छा लगता है, बच्ची आगे बढ़ती हैं, और दूसरा हिंदी माध्यम से कोई आता है तो मुझे और पर्सनली बहुत खुशी होती है। बहुत स्ट्रगल चल रहा है पिछले कुछ सालों से हिंदी माध्यम में। दोस्तों, बताओ आपको ऋचा के बारे में। ऋचा का 5th अटेम्प्ट था। इससे प्रीवियस अटेम्प्ट में उन्होंने मेंस लिखा था, इंटरव्यू कॉल नहीं आया। इस बार इंटरव्यू आया कॉल और निश्चित तौर पर अच्छी सफलता मिली है। उनका ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है और उन्होंने बैकग्राउंड में अपनी इंजीनियरिंग कर रखी है। तो बात करेंगे ऋचा से पूरे स्ट्रगल पर, उनके पूरी संघर्ष पर और सफलता पर भी। तो ऋचा, पहला सवाल मेरी तरफ से, कब विचार आया तैयारी शुरू करने का? पहली बार विचार कब आया तैयारी शुरू की जाए, आईएएस बनना है? सर, एक्चुअली मैं सिवान बिहार से हूँ और एक छोटी उम्र में ही जो सिविल सेवा है उसके प्रति आकर्षण जो है वो मेरे मन में था। लेकिन सीरियसली मैंने तैयारी करने के बारे में, जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की उसके बारे में सोचा, तो इस तरह से मैंने 2014 से अपनी तैयारी शुरू की। लेकिन इनिशियली चूंकि मैं काम भी कर रही थी और भी कुछ मेरी कमिटमेंट्स थी जिसके कारण मैं बहुत कंटिन्यूअसली और बहुत कंसिस्टेंट होकर तैयारी नहीं कर पा रही थी। तो वो फिर 2016 के बाद से मैंने फाइनली बहुत सीरियस होकर और कंसिस्टेंटली इस एग्जाम की तैयारी शुरू की। 14 के बाद तैयारी शुरू की ऋचा। आपने सबसे पहला कदम, बच्चा पूछता हूँ कि पहला कदम क्या किया? मतलब क्या कोई टॉपर का इंटरव्यू देखा, क्या किसी कोचिंग में जाके बात की, क्या सिलेबस देखा, क्या किया पहले दिन? मतलब यार, अब मैं तैयारी शुरू करना चाहती हूँ, ये काम करना है, पहले क्या किया सबसे पहले ऋचा? सर, मुझे याद है कि मैंने सबसे पहले सिलेबस ही देखा था क्योंकि 2013 में यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ था। उसके पहले 2 ऑप्शनल होते थे और फिर एक ऑप्शनल और जीएस में 4 पेपर ऐड हुए थे। तो सबसे पहले तो मैंने वो सिलेबस ही देखा था और फिर उसके बाद से मैंने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे और कोचिंग में तो मैं काफी बाद में गई हूँ। इनिशियली तैयारी मैंने खुद से ही शुरू की थी, सेल्फ प्रिपरेशन शुरू की। ओके ऋचा, तो आप यहाँ तक पहुंचे, स्टेज तक आपने प्री दिया कई बार, तो क्या इशू आए हैं प्री में और क्या कारण रहा प्री क्वालिफाई ना होने का, या कई बार हुआ उसके आगे? तो प्री में तैयारी कैसे की, पहला मेरा सवाल यहाँ पर होगा। प्री की तैयारी आपने कैसे की, प्लीज? पर मेरा ऐसा होता था कि प्रीलिम्स जो है वो बहुत ज्यादा नंबर से कभी नहीं छूटता था। ऐसा होता था कि 5 नंबर से, 6 नंबर से छूट जाता था। तो एक लगता था कि अरे इतने कम नंबर से रह गया। तो मैं क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बहुत कंसिस्टेंट होकर तैयारी नहीं कर पा रही थी अपने कमिटमेंट्स के कारण। तो मुझे लगा कि ये जो 5 नंबर 6 नंबर से मेरा रह जा रहा है, तो सबसे पहले कि मैं इस तैयारी में पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करूँ। तो मैंने वहां से शुरू किया और फिर प्रीलिम्स जो है सर, वो मुझे लगता है कि मुझे लगता है यूपीएससी एग्जाम का सबसे ट्रिकीएस्ट पार्ट है क्योंकि आप आपके पास, आपको लगता है कि अरे मतलब आप एलिमिनेट ही हो जाते हो पूरी तरीके से एग्जाम नहीं। आपकी तैयारी जो है वो उस तरह से नहीं मुकम्मल हो पाती है। तो मैंने जब बाद में जब मैंने 2016 से सीरियसली तैयारी करना शुरू किया तो मैंने प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना शुरू किया। और जो एनालिसिस होता है सर, तो मैंने अपनी जो गलतियां की थी उसका एनालिसिस बहुत किया क्योंकि जब आप बहुत कम नंबर से रह जाते हो तो आपको एनालिसिस करना होता है कि क्या रह गया, क्या छूट गया, क्या कमियां थी, और फिर मैंने उसको एड्रेस किया। तो आपने क्या आइडेंटिफाई किया? आखिर आपका जब प्री नहीं निकला तो क्या गलतियां हुई थी जो कॉमन मिस्टेक बच्चों से होती है, जो आपसे भी होंगी? आखिर वो क्या रीजन थे? सर, सबसे बड़ा रीजन ये था कि मैंने अटेम्प्ट्स कभी भी मुझे नहीं ध्यान में, कभी भी 100 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए थे। मैं हमेशा एक्यूरेसी पे जाती थी कि मेरे को 80 क्वेश्चंस, 82 क्वेश्चंस, इतने 85 मैक्सिमम होगा। तो उसमें क्या होता था कि सर कई बार ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि ये ऑप्शन सही होगा, पर मैं चूंकि 100% श्योर नहीं होती थी तो मैं उस ऑप्शन को
टिक नहीं करती थी, और ऐसे मेरे 4-5 क्वेश्चंस रह जाते थे, मैं घर आके मिलाती थी और मुझे लगता था कि अरे मैंने इसको टिक कर दिया होता, क्यों नहीं किया। मतलब वो होता है ना कि डबल थॉट चलती रहती है कि करना है नहीं करना है, और उसमें मैं नहीं करना है करती थी। तो वो एक चीज थी जो मैंने काफी इम्प्रूव किया उस गलती को। तो रिचा, इम्प्रूव करने के लिए क्या किया? मतलब सीधी बात है, नहीं होने और होने में जो अंतराल है वो इम्प्रूव करना, तो इम्प्रूव करने के लिए क्या किया एग्जैक्टली? सर मैंने सबसे पहले जो मॉक टेस्ट है उसको देना शुरू किया, और मॉक टेस्ट मैं मोस्टली ऑनलाइन ही देती थी, और उसमें मैं अपनी हर रोज जब दे देती थी पेपर, तो उसके बाद से मैं अपनी गलतियां एनालिसिस करती थी कि मैं उसको कैटेगराइज करती थी कि अच्छा ये क्वेश्चन है मैं 100% श्योर थी, ये क्वेश्चन है जिसमें मुझे 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाती थी, 2 ऑप्शंस में मुझे लगता था कि मतलब टाई है, और एक कैटेगरी हुई कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता। तो मैंने जो बिल्कुल भी नहीं पता होते, जो वाइल्ड गेस के क्वेश्चंस होते थे, मैं उनको टच ही नहीं करती थी, और वो जो 50-50 वाला होता था, मैंने उसमें अपने आप को और इम्प्रूव किया, वो एनालिसिस करके और रेगुलर प्रैक्टिस करके। सो दैट मींस असफलता और सफलता में अंतर था मॉक टेस्ट का, मतलब और उसका एनालिसिस, पर्सनली एनालिसिस करना। तो रिचा मुझे बताओ, मॉक टेस्ट से ज्यादा उसके एनालिसिस का। ओके, एनालिसिस करना। एक बच्चों को बहुत कॉमन सवाल एज अ टीचर हमारे पास आता है कि सर जो टेस्ट सीरीज होती हैं ये इनको याद करना है, इनके ऑप्शंस को याद कर लेना है, या सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस के लिए देके देखना है? तो आपका नजरिया क्या था इस पर कि याद कर लो 1500 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन याद कर लो, या एनालिसिस करो? 1500-2000 क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल नहीं याद कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 100 सवाल हम देखें तो उसमें करीबन 60-65 सवाल ऐसे होते हैं जो बेसिक बुक पढ़ने से आपके सॉल्व हो जाते हैं प्रीलिम्स में। तो मैं मोस्टली वैसे क्वेश्चंस जो मुझे लगता था कि करंट अफेयर सेक्शन के हैं, और मुझे लगता था कि ये एक एरिया है जहाँ से आ सकता है, जो जॉनर है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस बार प्रीलिम्स में, तो मैं वैसे क्वेश्चंस को जरूर एक अलग से पीडीएफ बना के और फिर उनको मैं रिवाइज किया करती थी। और मैं हर क्वेश्चन तो सर आप याद नहीं कर सकते, क्वेश्चंस आप याद नहीं कर सकते। तो दैट मींस कि आप टेस्ट सीरीज दीजिए, अपनी एक्यूरेसी चेक कीजिए और एनालिसिस की गलतियां कहां, एक मोटा-मोटा बात। बिल्कुल। ओके, और तो करंट अफेयर्स को, यस प्लीज, यस प्लीज। यस सर, कि करंट अफेयर्स को improve। ओके, अच्छा, एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों के साथ आती है, सर तैयारी कब से शुरू करें? मई मान लीजिए एग्जाम है, तो कब से प्री पर फोकस हो जाए? कितना समय देना चाहिए प्री के लिए? मतलब और मुझे लगता है कि मतलब आप अगर पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे जैसे बैचेस शुरू होते हैं कि अगस्त सितंबर से बच्चे जो हैं वो अपनी तैयारी सिविल सर्विसेज की शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है कि जब आप इंटीग्रेटेड पढ़ाई करते हैं तो मार्च के बाद से आपको प्रीलिम्स पे ही फोकस कर देना चाहिए। मार्च, अप्रैल और मई, जैसे उसमें 90 दिन का जो टाइमलाइन होता है वो आपको सोनली प्रीलिम्स पे फोकस होना चाहिए। ओके रिचा, व्हाट अबाउट बुक्स फॉर प्री और मेंस की अगर मैं बात करूं, तो कोई बुक्स लाइन थी आपके पास? बहुत सारी बुक पढ़ी, या कम बुक को कई बार पढ़ा, या बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर लिया कि अब पढ़ेंगे सबको बैठकर? तो क्या हुआ एग्जैक्टली बुक्स के बारे में? इनिशियली क्या हुआ था कि मैंने भी बहुत रिसोर्सेज पढ़े थे। मुझे लगता था कि मतलब मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं पढ़ती रहती थी कि अच्छा ये भी अच्छा लग रहा है, ये पढ़ लो, और यहाँ से न्यूज़पेपर से कुछ मिलता था, कहता ये भी पढ़ लो। तो वो जो एक गलती थी मेरी, मुझे लगता था कि मैं बहुत फैल रही हूँ, उसको मैंने 2016 के बाद कम करना शुरू किया। और मैंने मतलब जैसे कि पॉलिटी है, तो मुझे लगता है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज एनफ। आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, क्योंकि अब जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब तो लक्ष्मीकांत में से भी आपको इस तरीके को कि राइट टू प्राइवेसी किस फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो जितना लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे और जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो उसके हिसाब से आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। डायरेक्टली फैक्चुअल तो क्वेश्चंस अब वैसे भी नहीं पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में, तो मुझे लगता है कि मल्टीपल सोर्सेज की जगह आप बेसिक बुक्स पे स्टिक करिए और उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। लगातार टॉपर से बात होती है, कहते हैं सर एक सोर्स को मल्टीपल टाइम पढ़ा जाए, तो स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हैं रिचा को, तो ये बात फिर प्रूव होती है, ये फाइनली बात फॉर्मूला फिट हो गया है कि एक सोर्स को कई बार पढ़ना है लोगों को। ठीक है दोस्तों, फिर से रिचा से पूछते हैं, रिचा ये बात सही है मतलब हमारे लिए एक सोर्स को कई बार पढ़ना है, तो वो सोर्स कौन कौन से बता दीजिए? आपने कौन कौन सोर्स, एक जो सोर्स मल्टीपल टाइम पढ़ा, वो कौन कौन सोर्स थे? जैसे पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत है वो पढ़ी थी, और ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटीज पढ़ते हो। इसके अलावा मृणाल सर ने जो ज्योग्राफी के लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, मैंने वो देखा था। और सर हिस्ट्री, चूंकि मेरा ऑप्शनल था, तो हिस्ट्री के लिए मुझे बहुत अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ा, जो मैंने ऑप्शनल के लिए पढ़ा था वही हिस्ट्री के लिए पढ़ा था। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन संघानिया सर की बुक
इनफ है मेरे हिसाब से। उसे सेलेक्टिव स्टडी ही करनी है और थोड़ा बहुत आप वेबसाइट से जाके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज से। इसके अलावा सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए जैसे शंकर आईएएस की बुक इनफ है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एनसीईआरटी की बेसिक बुक्स, और इसके अलावा जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं आप चाहे तो उनके वीडियोस देख लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ग्रेविटेशनल वेव या ऐसा कुछ भी CERN वगैरह के मैं वीडियोस देख लिया करती हूं, तो ये आप कर सकते हैं। तो अच्छा, आप एक जो आप बता रहे हैं मुझे, एक जो विवाद होता है बच्चों में, सर हिंदी माध्यम के हम लोग हैं और हिंदी में अच्छा कंटेंट नहीं है उपलब्ध, हर कोई कहता है सर हिंदी में नहीं है, तो क्या फाइट रही आपके लिए कि सर कंटेंट को क्या सीखें? हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कंटेंट अगर हिंदी में अच्छा मिल जाएगा तो उससे सिलेक्शन बढ़ जाएगा हिंदी माध्यम में। तो आपका मानना क्या है इस बारे में, कंटेंट की कमी है या यूपीएससी कुछ गलतियां करता है? सर मेरे हिसाब से जो मैंने अपनी तैयारी में सीखा है और जितना मेरा अनुभव है, मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण कंटेंट की कमी है। हालांकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जरूर ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द हिंदू के एडिटोरियल या आर्टिकल्स वगैरह का अनुवाद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है सर कि अभी उनकी संख्या कम है और अधिक करने की जरूरत है। और मुझे अपनी तैयारी के दौरान ये काफी महसूस हुआ था कि एक होता है कि आप एक सिलेबस को लेंथ वाइज कवर करिए और एक होता है कि आप सिलेबस में थोड़ा डेप्थ में जाइए, तो आपको अपनी कंटेंट जो है उसको उसकी क्वालिटी काफी इम्प्रूव करनी है। और इसी वजह से मैंने फिर फोरम आईएएस में जो है वो उसके लिए करंट अफेयर क्लासेस की और अपना कंटेंट इंप्रूवमेंट के लिए फिर मैंने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे पास, मैं उस लिमिटेशन में अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि चाहे कोई भी भाषा का कंटेंट हो मैं उसे पढूं, क्योंकि मैं उसे अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करना चाहती थी। यानी कंटेंट अंग्रेजी में मिले अंग्रेजी में पढ़िए, आपको बस कंटेंट अच्छा पढ़ना है, एंड ऑफ द डे कुछ भी करना पड़े अपनी भाषा में मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो कन्वर्ट करके पढ़ना ही है, उसमें कोई समझौता नहीं। अल्टीमेटली बात ये आती है निकल के। तो मुझे ये लगता है क्या सोर्स बनाए करंट अफेयर्स के लिए अपनी अपनी कोचिंग के अलावा, ऑनलाइन कोचिंग के अलावा और क्या क्या सोर्स बनाए अपने करंट के लिए? सर मैं द हिंदू पेपर पढ़ती थी डेली, और इसके अलावा जैसे कभी कभी मुझे लगता था कि लाइव मिनट के कुछ आर्टिकल्स बहुत अच्छे आते हैं, या इंडियन एक्सप्रेस में जैसे एक्सप्लेन्ड आता है उसका, तो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन बहुत अच्छा आता है किसी भी इशू पे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अनुराधा भसीन केस था, उसमें एक्सप्लेन बहुत अच्छा आया था। तो मैं इस तरीके से पढ़ा करती थी और अपने नोट्स प्रिपेयर किया करती थी अपने कोचिंग के अलावा। और रिवीजन करने के लिए मैं किसी भी एक कोचिंग का जो मंथली उनका बुकलेट आता है वो यूज कर लिया करती थी कि कुछ टॉपिक मुझसे रह ना गया हो। तो आपने कहा नोट्स खुद बनाती थी, तो नोट्स पे एक सवाल बच्चों को आता है, सर नोट्स खुद बनाएं या पीडीएफ डाउनलोड कर लें या सब पढ़ ही लें केवल, तो आप क्या कहती हैं, नोट्स बनाना जरूरी है हर चीज पर? मुझे लगता है कि नोट्स बनाना जरूरी है, स्पेशली हिंदी माध्यम के लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो फिर भी ये प्रिविलेज है कि आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। हमें तो सर बनाना ही पड़ेगा नोट्स अपने हिसाब से अपनी भाषा में, क्योंकि मैं द हिंदू अगर इंग्लिश में पढ़ रही हूँ और अगर मैंने उसके हिंदी अनुवाद करके उसका हिंदी शब्द नहीं लिखा तो वो एग्जाम के दिन मैं कैसे लिख पाऊंगी। तो मुझे लगता है नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, इस तैयारी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बहुत डिलेमा होता है बच्चों के सामने, सर नोट्स क्या मतलब शॉर्ट नोट्स बनाएं, केवल पॉइंट्स में लिख लें या अनुवाद करके लिखें उसका, मतलब थोड़ा सा रिचर्ड डाल दो उसमें प्रकाश, क्योंकि जरूरी है, बच्चे आपको सुन रहे हैं, हजारों बच्चे सुनेंगे हिंदी वाले, तो क्या कहते हैं इस बारे में? मुझे लगता है कि जैसे आपको, अगर आपको लगता है कि आपको लाइन बाय लाइन अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा करती थी कि मैं जैसे मैंने कुछ पढ़ा तो मैं उसके बुलेट्स जो है वो प्रिपेयर कर लेती थी। और चूंकि आप मतलब कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जिसका आपको हिंदी देखना पड़ेगा, आपको भी लगेगा कि इसकी एग्जैक्ट हिंदी इसका क्या होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अनुवाद करना पड़ेगा। बाकी मुझे लगता है कि एक हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि खुद ही हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और हमारा माइंड जो है उसको हिंदी में ही संश्लेषित करते रहता है कि अच्छा मतलब ये चीजें हैं, और मैं उसे फिर बुलेट्स में लिख लिया करती थी। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, आपने कहा मल्टीपल सोर्सेस, करंट की बात की हम लोगों ने आपसे यहाँ पर, तो सो अबाउट व्हाट अबाउट मैं कहूँ आपसे, इस बार नया आपने कहा कि टेस्ट मॉक टेस्ट लगाए, व्हाट अबाउट सीसेट, क्या सीसेट को लेकर कोई रणनीति थी आपकी या बैकग्राउंड था इंजीनियरिंग का तो आसानी से हो गया, कुछ विशेष बात? सर ये बात तो है कि इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था मेरा, लेकिन हाँ मैंने सीसेट को कभी लाइटली नहीं लिया, ये भी एक सच बात है। और मैंने हर बार चाहे प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया हो ना किया हो, मेरा सीसेट हर बार क्लियर होता था। तो उसके लिए ये था कि मैंने सीसेट को लाइटली नहीं लिया, और मैं एग्जाम के 60 डेज या 90 डेज पहले जो जितना मुझे वेट मिलता था
मैं सीसेट के कुछ क्वेश्चंस लगाती थी। आप बुक से लगाइए, आर.एस. अग्रवाल के जैसा क्वांट्स आता है और रीजनिंग आती है, और इसके अलावा आप चाहें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बहुत सारे हैं मटेरियल, वो लगा सकते हैं। और सीसेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है वो जरूर लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। एग्जाम के पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लगाना, तो मैं लगाती थी सर। एटलीस्ट 2 घंटे में देती थी सीसेट हर रोज। ओके, अच्छा एक लास्ट पीटी के सवाल में एक लास्ट सवाल, कितने टेस्ट पेपर लगाए आपने? मतलब बहुत बच्चे पूछते थे 10 लगाए, 15 लगाए, कितने? मार्केट बहुत सारे हैं क्योंकि ऑनलाइन बहुत दिख रहा पड़ा है टेस्ट सीरीज, तो कितने टेस्ट लगाने चाहिए मतलब आपको? मैं आपको सुन रहा था इंटरव्यू में आपने कहा सर 20-30 हजार क्वेश्चन मैंने किए थे, तो बताइए 20-30 हजार किए थे या कि बोलने के लिए है बात? नहीं, सच में मैंने किए थे। मैं आपको बताऊं, मेरे लिए इतना ये हो गया था कि मतलब मुझे अच्छा स्कोर करना है प्रीलिम्स में, कि मैं बहुत पेपर मैंने लगाए हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के लगाए, और मैं लगाती रहती थी। और 45 डेज पहले तो मैं पक्के से हर रोज कम से कम एक पेपर लगाती थी। ये पॉसिबल है कि मैं एक से ज्यादा भी लगा दूं, ये मेरी तैयारी पे, उस दिन के शेड्यूल पे डिपेंड करता था। तो मैंने लगाए हैं पेपर, और उस पेपर लगाने का ये फायदा था कि 2017 में मेरा बहुत अच्छा प्रीलिम्स में स्कोर आया था। मुझे लग रहा था कि मेंस में अगर वो स्कोर और ऐड हो जाता तो शायद मेरा कॉल ही आ जाता। नहीं, बहुत बड़ा। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं रिचा को, रिचा हिंदी माध्यम की टॉपर, वो कह रही है दोस्तों टेस्ट लगाना जरूरी है, मॉक टेस्ट लगाइए, रिवाइज कीजिए, उनको एनालिसिस कीजिए, अपनी गलती को पहचानिए और दोबारा गलतियां मत कीजिए। इन शॉर्ट रिचा का कहना यहाँ पर है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे रिचा के साथ बात करने में हम लोग। रिचा, अब आते हैं मेंस की तैयारी पर। चूंकि दूसरी बार आपका मेन प्री निकला था, तो एक बार होता है पहली बार निकलता है तो खुशी होती है, अब दूसरी बार निकला चलिए आग पड़ जाती है, निकलना ही वाला है इस बार तो इस बार मैं मानता कि बहुत ज्यादा खुशी, ठीक है निकलना ही था इस बार तो प्री। सो व्हाट अबाउट प्री आया, उसके बाद तैयारी मेंस की आपने शुरू की होगी, मेंस तैयारी कर रहे होंगे ऑफ कोर्स, तो मेंस में इस बार क्या सावधानी रखी जो पिछली बार आपने गलतियां की थी? थोड़ा सा ब्रीफ करें मुझे, क्या सावधानी मेंस में इस बार की? पर मेंस मुझे लगता है कि पूरा का पूरा आपके आंसर राइटिंग पे डिपेंड करता है। और मैंने इस बार सावधानी ये रखी कि मैंने जैसे जो भी मेरे जनरल स्टडीज के पेपर थे या ऑप्शनल का पेपर था, मैंने उनके लिए पहले तो आंसर राइटिंग अच्छी की, और मैंने उसमें जो कंटेंट्स थे मेरे, मैंने बहुत क्वालिटी कंटेंट्स जो हैं वो पढ़ा मैंने, और उनको इनकॉर्पोरेट भी किया अपने आंसर्स में। क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ अगर मेरा आंसर दूसरों से अच्छा होगा, बेहतर होगा, तो ही मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मेरा हमेशा ये फोकस था कि मैं अपने आंसर को और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकूं। उसमें कोई भी बात जो है, मैं एक कहते हैं ना कि रिथोरिक आर्गुमेंट आपने दे दिया, तो मैं वैसा कोई आर्गुमेंट मैंने पुट नहीं किया। पहले भी नहीं करती थी, इस बार और ज्यादा किया है कि मैं कोई भी बात जो कहूँ वो किसी फैक्ट्स के थ्रू कहूँ, या किसी एग्जाम्पल के थ्रू कहूँ, या किसी बहुत फेमस पर्सनालिटी ने कहा है तो उसके थ्रू कहूँ। पेपर में ऐसा कुछ भी ना हो जो मैं एग्जामिनर को ये लगे कि ये मेरी सोच है। तो मैंने अपने थ्रू रिथोरिक राइटिंग बिल्कुल नहीं की, और बहुत फैक्ट्स और एग्जांपल्स और इन सबों का यूज किया मुझे इस तरह। आंसर राइटिंग में एक जो इशू आता है हिंदी मीडियम के साथ, सर पेपर ही पूरा नहीं होता कई बार, सर 3 घंटे में पेपर ही नहीं हुआ। क्या आपके साथ पहले हुआ, कभी इस बार हुआ, कभी इस बार ऐसा? हाँ सर, जब 2017 में मैंने दिया था तो मेरा पेपर छूट गया था, और मैं सॉरी सर, हाँ सॉरी सर, कॉल, हाँ कोई इशू। तो सर 2017 में जब मैंने पेपर दिया था तो मेरा पेपर जो है वो छूट गया था, और मुझे उसका बहुत अफसोस हुआ था कि मेरा पेपर छूट गया, क्योंकि मेरा बहुत कम नंबर से कॉल नहीं आया था। तो इस अटेम्प्ट में मैंने पूरी तरह से ये कोशिश की कि मेरा एक भी नंबर का पेपर ना छूटे, और इसलिए मैंने जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच की जो टाइमिंग होती है उसमें मैंने प्रैक्टिस किया। मैं हर रोज 1 घंटे में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस जो है वो बैठ के लिखा करती थी, जस्ट बिकॉज कि मेरी स्पीड बनी रहे। कंटेंट तो है ही एक, और साथ में स्पीड भी, क्योंकि इस दोनों पे काम करना था मुझे। और फॉर्चुनेटली जो है वो मेरी कोशिश जो है वो रंग लाई, और इस बार मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा, और मैंने सारे पेपर्स अपने 3 घंटे के पहले कंप्लीट कर लिए। तो जो होता है कि आपने पर डे 7 क्वेश्चन लिखे, पूरा एग्जाम तक मेंस तक लिखते रहे, तो कुछ फायदा मिला होगा मेंस राइटिंग का। तो इंपॉर्टेंट बात है, मेंस की आंसर राइटिंग में क्या फीचर आपने इस बार स्पेशल ऐड किए, या कुछ नयापन लाए? आंसर राइटिंग में फॉर्मेट कैसा किया आपने? क्या फॉर्मेट भी करते थे आंसर, या सीधे लिखना चालू किया बस कॉपी उठाकर? कि फॉर्मेट दिमाग बनाया, पहले फॉर्मेट कॉपी पे लिखा, फिर लिखा आंसर उसका, क्या किया कुछ? सर मुझे लगता है कि एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि मुझे ये लगता है कि लोग ये सोचते हैं कि तैयारी शुरू करी तो तैयारी शुरू करते ही आंसर राइटिंग कर दें,
तो ये नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप आंसर अच्छा नहीं लिख रहे हैं, अगर आप उसमें क्वालिटी कंटेंट नहीं डाल रहे, तो आंसर राइटिंग करने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप फिर एवरेज स्कोर ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि पहले आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा उस टॉपिक को। और आंसर राइटिंग में जो मैंने इस बार किया कि मैं क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ती थी, तो उससे ये होता था कि क्वेश्चंस आपके 2 पार्ट 3 पार्ट में टूट जाते थे, और फिर मैं हर पार्ट को एड्रेस करती थी। वो डिपेंड करता था क्वेश्चन पे कि कैसा है। अगर क्वेश्चन मुझे थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता था और या इस तरीके का लगता था, डेफिनेशन टाइप है, तो मैं उसे पैराग्राफ में लिखती थी, और अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस है तो मैं उन्हें बुलेट्स में लिखा करती थी। बहुत बढ़िया, तो बहुत मैंने बढ़िया। ओके ओके ओके, आप आंसर लिखते हैं और फॉर्मेट करते हैं, इंट्रो लिखा, बॉडी पार्ट लिखा, देन वे फॉरवर्ड लिखा आपने। तो आपका अनुभव क्या रहा आपके आंसर का? आपने एंड बहुत अच्छे पूछते थे, वे फॉरवर्ड क्या लिखे हम लोग, अपना लिखे मन से कुछ या कुछ एक्स्ट्रा लिखे, तो क्या होता है आपका वे फॉरवर्ड? लास्ट के आंसर, लास्ट में कंक्लूजन बोल लीजिए भाषा में अपनी, क्या किया आपने उसमें? सर, मैं वे फॉरवर्ड में हमेशा मैंने जैसे मुझे बताया गया था मेरी एकेडमी में, तो मैं वे फॉरवर्ड में मोस्टली मैं जो कमिटीज होती थी उनके सजेशंस लिखा करती थी। फॉर एग्जांपल जैसे कोई सेंट्रल स्टेट मैटर है, तो आप सरकारिया समिति है उसके सजेशंस लिख दीजिए। और इसके अलावा आप एग्जांपल्स दे सकते हैं दूसरे कंट्रीज के, जैसे पॉलिटिकल क्वेश्चंस में कनाडा के या इंग्लैंड वगैरह के एग्जांपल्स। तो इस तरीके से आप वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। और मैं वे फॉरवर्ड के बाद कंक्लूड जरूर करती थी, और ऐसा होता था कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगता था कि वुमेन इश्यूज है, तो मैं बी आर अम्बेडकर के जो वुमेन रिलेटेड कोट हैं उससे एंड करती थी। या जैसे धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न था, तो उसमें मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कोट से उसको एंड किया। ओके, आपने बात की आंसर्स की, तो डेटा को लेकर आंकड़ों को लेकर जो बात की जाती है, क्या बहुत ज्यादा यूज किया आपने अपने आंसर में या नहीं? बच्चे बहुत पूछते हैं सर डेटा कितना यूज करें, तो डेटा बहुत ज्यादा हो या कम? मुझे लगता है एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इकोनॉमी की क्वेश्चन है, तो उसमें एक्सपेक्टेड है कि आप डेटा लिखिए, तो उसमें आपको डेटा डालना ही पड़ेगा सर। जैसे कि इन्फ्लेशन वाला क्वेश्चन था, तो उसमें आपको डेटा का यूज करना ही करना था। या जीएसटी वाले क्वेश्चन में भी आपको डेटा बताना था कि कितना फायदा है या क्या नुकसान है, इस तरीके से। पर ओवर किसी भी चीज का नहीं करना है। पॉलिटी के क्वेश्चंस में मैं आर्टिकल्स वगैरह यूज करती थी, पर वो तब जब लगे कि सीधे सीधे आप आर्टिकल यूज कर सकते हैं। अगर लगे कि आर्टिकल का कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में, तो उसको जबरदस्ती घुसेड़ने की जरूरत नहीं है साहब। आंसर है ज्यादा फैक्ट से बचना चाहिए। हाँ, यस। तो आपने आंसर राइटिंग, ये बताइए रिचा, मुझे थोड़ा सा अपने ऑप्शन की बात करते हैं आपके। व्हाई हिस्ट्री? हिस्ट्री ही क्यों? ऐसा क्यों? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए, हिस्ट्री को ले लिया, मतलब बच्चों का बड़ा सवाल होता है हिस्ट्री क्यों सर? एक रीजन तो ये था कि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है, आई हेल फ्रॉम द फैमिली ऑफ एकेडमिशियंस। तो मेरे फादर जो हैं वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। तो एक जो इनिशियल रुझान है, क्योंकि मैं बड़ी हो रही थी और मेरे घर में हिस्ट्री की बहुत बुक्स रखी हुई हैं, तो मैं पढ़ा करती थी, तो एक वो इंटरेस्ट था। इसके अलावा मुझे हिस्ट्री में खुद का मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी हमेशा से रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था मेरा हिस्ट्री को एज एन ऑप्शनल ऑप्ट करने का। दूसरा, जनरल स्टडीज पेपर जैसे हैं, स्पेशली पेपर 1 या फिर एसे का पेपर हुआ, तो उसमें भी हिस्ट्री काफी उपयोगी साबित होती है। तो ये दो बहुत बड़े कारण थे कि मैंने हिस्ट्री को एज एन ऑप्शनल चुना। चलिए, तो मतलब जेनेटिक रूप से आ गया था हिस्ट्री, थोड़ा सा कहना चाहिए मुझे यहाँ पर। चलिए, बहुत बड़े रिचा। रिचा, मुझे ये बताइए, आपने आंसर राइटिंग की ऑप्शनल का अच्छा काम किया आपने। व्हाट अबाउट जिस दिन मेंस का रिजल्ट आया होगा, आपको लगा चलिए इंटरव्यू कॉल आ गई, तो पहला रिएक्शन इंटरव्यू कॉल, पहला बार था इंटरव्यू कॉल, तो क्या लगा कि कैसा लगा फील हुआ उस दिन इंटरव्यू कॉल आई? तो क्या हो जाएगा, नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरा, होने वाला है, क्या था उस दिन, क्या रिएक्शन था पहला? सर एक्चुअली मुझे याद है जिस दिन इंटरव्यू का रिजल्ट आया था वो शायद रात में आया था, 1 बजे के करीब में, और मैं सोई हुई थी और अचानक से मेरे भाई ने आके बोला कि तुम्हारा हो गया। मैं जंप कर गई कि अरे हो गया क्या? तो उसने बोला हाँ। तो उसके बाद से मैंने बोला कि नहीं, इस बार तो मुझे निकाल ही लेना है, मुझे मतलब छोड़ना नहीं है। अब मैं वापस से इतनी मेहनत, बहुत मेहनत मैंने 2 साल की है, इतनी ये मेहनत मैं जाया नहीं होने दूंगी। और उसके बाद से फिर नेक्स्ट डे से ही मैं अपने इंटरव्यू के पहले से थोड़ी बहुत शुरू कर ही रखी थी। उसके बाद से मैं और सीरियसली जो है वो अपने आप को मैंने इन्वॉल्व कर लिया अपने इंटरव्यू के। मतलब लगता है कि कोई मेहनत करता है बच्चा, अच्छा लगता है, फील होता है कि चलिए आपकी मेहनत सफल होती है। एक बात है, मुझे आपका 5वां अटेम्प्ट, ठीक है, आपने अटेम्प्ट दिए विषय 4, तो अगर मैं कहूँ कि गलतियां आपने जो की इस बार आपने नहीं की, आपने कहा कि सर मॉक टेस्ट हमने ज्यादा दिए, आपने कहा कि कुछ और ध्यान दिया, आपने मल्टीपल सोर्स की बात की आपने, तो आपको लगता है कि कुछ और गलतियां जो नहीं करनी चाहिए हिंदी माध्यम वालों को, जो इस कारण बाहर हो जाते हैं बड़ी संख्या में हिंदी माध्यम वाले,
कंटेंट को लेकर भी आजकल बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है, बच्चों में कंटेंट पढ़ भी रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसी गलतियां जो मैं देखता हूँ कई बार बच्चे बहुत जल्दी एग्जाम देते हैं, मतलब जाके तुरंत कि पहले अपने आए तैयारी हुई नहीं हुई अटेम्प्ट देना है। आपका ऐसा कुछ रहा कि आपके साथ पीछे? मुझे ये लगता है सर कि मैंने बहुत से मतलब इनिशियली मुझे भी बहुत जानकारी नहीं थी, पर अब धीरे-धीरे जब मैंने इसमें काफ़ी टाइम स्पेंड किया तो मुझे लगता है कि जब तक आपकी तैयारी पूरी अच्छी ना हो तब तक आपको इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि इससे आपके अटेम्प्ट्स वेस्ट होते हैं, साथ में एक तरीके के वो जो एक बोलते हैं ना कि डिसअपॉइंटमेंट सा होने लगता है आपको अपने आप से। तो ये मुझे लगता है कि मैंने मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपर्स को देखा है, सुना है कि वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने से पहले 2 साल उन्होंने पूरी पढ़ाई करी है और 2 साल पढ़ाई करने के बाद फिर उन्होंने अटेम्प्ट दिया है। तो ये एक गलती जो मैंने की थी और मुझे लगता है कि ऐसे जो एस्पिरेंट्स है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए। उनको एग्जाम देने से पहले 2 साल ना सही कम से कम अगर 1 साल ही पर 1 साल से पढ़ना शुरू करें और पूरी जब एग्जाम रेडी हो तभी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दें। ओके, तो एग्जाम रेडी बड़ी समस्या बच्चों के साथ भी माध्यम में। और आपको लगता है टेस्ट, आपने मुझे लगता है बताया बच्चों को टेस्ट देना चाहिए, मल्टीपल टेस्ट देना चाहिए, मल्टीपल रिसोर्स की जगह सिंगल रिसोर्स पे फोकस करना चाहिए। व्हाट अबाउट गाइडेंस? बच्चों के लिए गाइडेंस कितना जरूरी है? खासकर हिंदी एग्जामों की बात करें, बच्चों के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस कितना जरूरी है? सर मुझे लगता है कि मेरी जो तैयारी थी स्पेशली इनिशियल जो मैं मेरी तैयारी के साथ है वो मैं विदाउट गाइडेंस थी। आई वाज इन कंप्लीट आइसोलेशन। अभी भी तैयारी लगभग मेरी आइसोलेशन में ही थी, लेकिन गाइडेंस जरूरी है। स्पेशली मैं अपने केस में ये बता सकती हूँ कि मैंने जब मेंटर गाइडेंस प्रोग्राम किया फोरम आईएएस का और जिस तरीके से आयुष सर ने मुझे गाइड किया, या फिर इतिहास के केस में कहूँ कि जिस तरह से रजनीश सर ने मुझे गाइड किया, तो उसने डेफिनेटली काफी मुझे उसका मुझे फायदा मिला। उन्होंने मेरे आंसर्स को इम्प्रूव कराया। एक जो पूरी पर्सनालिटी होती है वो भी कहीं ना कहीं एक आप ऐसे टीचर्स के कांटेक्ट में आते हैं तो शेप अप होती है, तो वो सब चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना कोचिंग के निकाल लेते हैं और कुछ लोगों को जरूरत होती है, और मेरे केस में मुझे ऐसा लगा था कि मुझे जरूरत है, इसलिए मैं गई थी और मुझे उसका फायदा भी हुआ। नहीं, नो डाउट नहीं है। रजनीश सर का मैं बड़ा फैन, खुद बड़ा फैन रजनीश सर का मैं। तो वो उनकी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, मैंने देखा है उनको, आंसर चेक करते हैं खुद बड़े स्केल पे वो, तो अच्छी बात है। इसके अलावा बात मैं करूँ आपसे यहाँ पर, तो एक आपकी समस्या सामने आ रही है यहाँ पर क्वालिटी की। ओके, पूरा पेपर लिखा आपने, अब आते हैं इंटरव्यू फेज में आपके। आप इंटरव्यू देने गए, क्या चल रहा दिमाग के अंदर, मतलब क्या था दिमाग के अंदर, और क्या चेयरमैन थे, और कुछ ऐसी घटना जो बहुत याद रहे आपको इंटरव्यू की लंबे समय तक, कुछ ऐसा हुआ हो? सर मेरा पीके जोशी सर का बोर्ड था जोशी सर। और मैं आई वाज मेरा 1 बजे से दोपहर के 1 बजे से जो इंटरव्यू होता है उसमें मैं थी, और मेरा सबसे लास्ट था अपने बैच में। तो शाम में बिल्कुल। जी बिल्कुल शाम में मैं गई थी इंटरव्यू देने के लिए, और पूरा हॉल जो है वो हमारा जो वेटिंग रूम वो खाली हो रहा था। तो वो एक थोड़ी सी आपको एंजाइटी होती है, थोड़ी नर्वसनेस तो डेफिनेटली रहती है, बट हाँ मैंने अपने आप को काफी शांत किया था। और जैसे हमारा जो वेटिंग हॉल है वहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पोयम है कि सत्य की शुद्धता हो जहाँ, और कि हाँ मेरे पिता मेरे देश को जगने दो। तो वो मुझे काफी इंस्पायरिंग लग रहा था, तो मैं उसे बार बार पढ़ रही थी और अपने आप को मोटिवेट कर रही थी कि ये जो मौका है ये बहुत मुश्किल से हाथ लगा है और मुझे इसमें अच्छा करना है। और फिर जब मैं बोर्ड में गई तो बोर्ड बहुत सहयोगी था, और अच्छे से उन्होंने जो भी क्वेश्चंस थे वो डैफ से रिलेटेड या फिर मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से या इस तरीके से ही पूछे। और जो सबसे यादगार मुझे लगता है वो ये था कि मैम ने मुझसे पूछा कि मेरी हॉबी थी कि मैं टेनिस देखती हूँ, तो उन्होंने पूछा तुम देखती क्यों हो, खेलती क्यों नहीं हो? तो बिकॉज मेरा वेट भी है थोड़ा, तो मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा अगर मैम उस तरह के, अगर मैंने गलती से भी लिखा होता कि मैं टेनिस खेलती हूँ तो वो शायद कभी सूट नहीं करता। तो वो एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, और सभी हंसने लग गए थे जब उन्होंने पूछा कि देखती क्यों, खेलती क्यों नहीं हो। इट वाज लाइक कि वो कह रही है कि मतलब खेलो। ठीक है, वो लाइट मोमेंट्स होते हैं, उनको एग्जामिनर आप जानते भी हैं, वो थोड़ा सा लाइट मूड करना चाहते हैं इंटरव्यू का। सो रिचा, इंटरव्यू आपका अच्छा गया, ऐसी घटना कुछ की जो गलतियां इंटरव्यू में की हो या जवाब नहीं दे पाए? मैं हमेशा बच्चों से बात करता हूँ कि इंटरव्यू में सारे आंसर देना जरूरी है या इंटरव्यू में अपने आप को कूल एंड काम रखना जरूरी है। ये एक बहुत डिबेट रहता है, सर मेरा आंसर खराब हो गया, मैं जवाब नहीं दे पाई 5-7 वहां पर, या मैं कोई टाइम कूल थी सर, नहीं आए कोई बात नहीं। तो ये आप क्या कैसे बैलेंस करेंगे इसको? ये सभी आंसर देना जरूरी है या शांत रहना वहां जरूरी है? मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू इज योर पर्सनालिटी टेस्ट, और वो पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स जो सिलेबस में दे रखा है कि मेंटल अवेयरनेस और ये सब, वो वही सब चेक करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से।
तो मुझे ऐसा लगता है कि सर सारे क्वेश्चंस के आंसर देना जरूरी बिल्कुल नहीं है, मैंने भी नहीं दिया था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे आते भी थे, तो उस टाइम पे एक थोड़ी नर्वसनेस ऐसी होती है कि आपको लगता है कि आप भूल रहे हो, तो वो मैंने भी नहीं दिया था। मुझे लगता है कि वहाँ पे आप काम कंपोज्ड हो। दूसरी चीज है कि आप बहुत अच्छे से अपने आंसर्स जो है वो प्रेजेंट कर पा रहे हैं, वही चीज वो देखेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे सवाल आए, और बिल्कुल इस बात पे, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि कौन सी उनको पर्सनालिटी का ट्रेट जो है उन्हें वो दिख जाए आपके किस क्वेश्चन से। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इंटरव्यू देने के समय पे हमें जज नहीं करना चाहिए खुद को कि अच्छा मैं इंटरव्यू अच्छा दे रहा हूँ या इंटरव्यू में खराब दे रही हूँ। मुझे लगता है वो उस टाइम में, उस मोमेंट में सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरव्यू पे फोकस करना चाहिए, और बाकी मार्क्स उनके हाथ में है तो वो देंगे, तो अपने आप को जज मत करिए। तो रिचा, कुछ क्वेश्चन शेयर करें इंटरव्यू के, मतलब बच्चे बहुत क्वेरीज होती है बच्चों से, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं, हम बोलते हैं बच्चे नहीं मानते, तो टॉपर्स कहेंगे बच्चे जल्दी मान लेते हैं, तो आपका अनुभव क्या रहा? कुछ ऐसे क्वेश्चन शेयर करिए जो बच्चे जान पाए कि ये क्वेश्चन भी आते हैं इस प्रकार के। मेरा नाम जो है वो थोड़ा यूनिक है, तो पहले मैं मॉक देती थी तो भी मेरे नाम से ही क्वेश्चन शुरू होते थे, और इसमें भी मेरे नाम से ही क्वेश्चन शुरू हुआ कि मतलब ऋचा रत्नम तो क्यों, आर यू साउथ इंडियन? और दूसरा कि स्पेलिंग ये क्यों है RHEECHA, नॉर्मली RICHA होती है। और इसके बाद से चूंकि मैं सिवान से हूँ, तो सिवान विगत सालों में काफी मशहूर रहा है ड्यू टू सम रॉन्ग रीजंस आल्सो। तो उन्होंने ये पूछा कि आपने सिवान से हैं तो वहाँ के बारे में कुछ बताइए। तो वहाँ के बारे में मैंने कुछ बताया कि देश के प्रथम राष्ट्रपति की जन्मस्थली है। फिर बिहार से पूछा, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। फिर मेरा ऑप्शनल था हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में पूछा कि आपका फेवरेट हिस्टोरिकल फिगर कौन है, और मैंने बहुत बोला कि महात्मा गांधी। तो उन्होंने पूछा कि आपको नहीं लगता कि जाति व्यवस्था पे जो उनकी सोच है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है? इसके अलावा उन्होंने, चूंकि मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का था, तो आईटी इन एडमिनिस्ट्रेशन उसका यूसेज पूछा, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में डिफरेंस पूछा। मेरी हॉबी टेनिस थी जी, तो टेनिस थी, हाँ टेनिस थी, तो टेनिस से रिलेटेड पूछा कि टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे मुझसे, तो यही सब पूछा। तो इंटरव्यू मतलब आपको क्या देखा बाहर जब निकले इंटरव्यू देके कि आप सांस पे सांस आई या अटक गई, आप तो मामला अटक गया है यानी क्या हुआ मतलब एग्जैक्टली? मैं खुश थी, मैं मुस्कुराते हुए ही गई थी, मैं मुस्कुराते हुए ही बाहर आई। और मैं बिल्कुल, मैं घर के बाहर गेट के निकली तो मेरे फैमिली जो है मेरा वेट करी थी, मैं फैमिली मेंबर्स, मैंने बोला कि हो गया, अच्छा हो गया, अब चलो निकला जाए धौलपुर हाउस से फटाफट यहाँ से बाहर। तो ऋचा, ये तो कहानी हुई आपके तैयारियों की, आपके प्रदर्शन की, उसका रिजल्ट आता है, ऑफ कोर्स पूरी फैमिली खुश होती है। तो ऋचा, मैं आप माइंड अप करना चाहूंगा इस चीज को, आपके इस शानदार जर्नी को आपकी। इंपॉर्टेंट बात है, आपने कहा बच्चों के लिए कि आप प्री मेंस इंटरव्यू तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऋचा कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी चीज जो आप चाहती है बच्चे आगे ध्यान रखें इन बातों का, कोई ऐसा संदेश, कोई ऐसी बात कहना चाहते हो? बच्चे आज पूछते हैं ऑनलाइन तैयारी हो सकती है पूरी, मैं कहूँगा हाँ ऋचा हमारे साथ है जो ऑनलाइन तैयारी कर चुकी है, जो ऑनलाइन क्रैक कर चुकी है एग्जाम, तो क्या ऑनलाइन हो सकता है ये तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हम इतने डिफिकल्ट टाइम में, कोविड टाइम में रह रहे हैं, तो अब तो हर कुछ ही ऑनलाइन ही अवेलेबल है। और मैंने ऑनलाइन ही तैयारी की है, ये सही बात है, ऑफलाइन की जगह पे मैंने ऑनलाइन ही प्रिपरेशन करी है। और मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं है, बल्कि आपका और जो है आपके होराइजन जो है ऑनलाइन रिसोर्सेज है और बढ़ते ही बढ़ते हैं। दूसरी चीज है, मैं ये कहना चाहूंगी सबसे कि इस जो यूपीएससी एग्जाम है, ये बहुत डाइवर्स एग्जाम है, तो इसमें हर तरह के लोग जो हैं वो सेलेक्ट होते हैं। किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है, कोई मेरे जैसे होते हैं जिसका फिफ्थ अटेम्प्ट में क्लियर होता है, कोई IIT IIM बैकग्राउंड से आया है, कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, कोई मेरे जैसे नॉर्मल बिल्कुल ऑर्डिनरी कॉलेज से पढ़ के आया है। तो ये आप अपने आप को जज मत करिए, और किसी भी तरीके से अपने अंदर, वो कहते हैं ना कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो मत रखिए कि अरे ये तो इसी तरह के लोग हैं, इन्हीं का हो रहा है IIT IIM वाले, और इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा है। तो वो अपने आप को आप लेट डाउन मत करिए, आप इस तैयारी में आइए, इस तैयारी को कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो एग्जाम है ये हर किसी को एक तरह का मौका देती है। और मुझे लगता है कि इसमें हमें बस फोकस होकर तैयारी करेंगे। अगर आप 1 साल 1.5 साल फोकस्ड होकर आप ये तैयारी करते हैं, तो मुझे लगता है आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। शानदार जर्नी, शानदार ऋचा, शानदार। एक बार और बधाई दूंगा पूरी टीम की ओर से आपको। मैं बहुत मजा आया ऋचा मुझे बात करके आपसे। बहुत जल्दी चाहूंगा सब कुछ नॉर्मल हो, हम लोग मिले, मुलाकात करें, 1-to-1 बात करें आपके साथ। बिल्कुल मैं चाहूंगा आपको अच्छी पोस्टिंग देखना चाहूंगा, मैं आपको जिला देखना चाहूंगा आपके हाथ में, कि हम लोग अच्छा कुछ काम करें। और जो आपके मैसेज हैं आपको दूर तक जाएंगे क्योंकि यहाँ से, और ये प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आपका मैसेज बहुत बच्चों तक पहुंचेगा कहीं ना कहीं।
तो रजत, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया और आपके पूरे परिवार को और आपको विशेष कर बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। थैंक यू रजत, जुड़ने के लिए हमारे साथ, आपके संदेश के लिए। थैंक यू सर, एंड थैंक यू टीम अनअकैडमी। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी ऋचा हमारे साथ। ऋचा तुम को सुना, अपने हिंदी माध्यम की टॉपर को सुना। तैयारी ऑनलाइन हो सकती है। जी हाँ, तैयारी ऑनलाइन हो सकती है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ ऑनलाइन तैयारी में। और ऑनलाइन तैयारी का एकमात्र नाम जो आपके पास है वो है अनअकैडमी। जी हाँ, अनअकैडमी पर सब्सक्राइब कीजिए, हमें सब्सक्रिप्शन लीजिए हमारा। और सब्सक्रिप्शन करने के लिए क्या करना है दोस्तों, आप डाउनलोड कीजिए यूपीएससी प्लस कोर्स, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों आप यूज कर सकते हैं आशीर्वाद 10 का रेफरल कोड, आशीर्वाद 10 कोड, जिसमें आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। जहां पर जुड़े आप हमारे साथ 1 साल 2 साल की कोर्स, तैयारी लंबी है, 1 साल 2 साल लग सकता है तैयारी में। तैयारी कीजिए हमारे साथ, यूज कीजिए आशीर्वाद 10 रेफरल कोड का और आइए, सफलता आपके साथ चलेगी। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.